learners, welcome back to Constant Learners. आज के इस वीडियो में we are discussing what is context switching and threads in detail, along with lots of MCQs based on both of these topics. Before we begin, I'd like to request you to please subscribe to my channel. और अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प करता है, then please don't forget to give it a thumbs up. Thank you. Let's begin. Context switching. क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? सेविंग द स्टेट ऑफ करंट प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस. मतलब देखिए, सीपीयू में बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी स्टेट में अवेलेबल होते हैं. रेडी स्टेट मींस व्हाट? एक लाइन में सारे प्रोसेसेस खड़े होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन. तो सीपीयू अभी लेट्स से एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, विच इज नोन एज करंट प्रोसेस. ठीक है, तो P1 को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, बट फॉर सम रीजन ये P1 को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा. ओके, एंड लोड द स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस, लेट्स से P2. तो P1 को स्टॉप कर देगा और P2 को लोड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन. दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. अब P1 को क्यों स्टॉप करेगा? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन है कि इंटरप्ट हो जाए. इंटरप्ट कब होगा? जब अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है. अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो सीपीयू उस प्रोसेस को स्टॉप करके जो ये प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा. दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि देखिए, हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस दिया जाता है, विच इज नोन एज क्वांटम. क्वांटम इज नथिंग बट द सीपीयू टाइम अलॉटेड टू ईच प्रोसेस. अब लेट्स से अगर P1 का टाइम खत्म हो जाए और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो तो फिर इंटरप्ट हो सकता है. सीपीयू विल इंटरप्ट दैट प्रोसेस एंड गो टू अनदर प्रोसेस व्हिच इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो ये रीजंस हो सकते हैं फॉर इंटरप्ट. नेक्स्ट एक और रीजन क्या हो सकता है कि वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, मतलब कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट स्टेट में चला गया, मतलब वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया, अब उसे सीपीयू की जरूरत नहीं है, तो सीपीयू कैन स्विच टू अनदर प्रोसेस नाउ. नेक्स्ट रीजन हो सकता है द प्रोसेस वेट्स फॉर आईओ. तो अगर P1 एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन P1 को अब किसी तरह के इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इट विल गो इनटू वेट स्टेट या फिर इट विल गो इनटू, उसे ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं. ऑलराइट, तो वो वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा एंड सीपीयू विल हैंडल अनदर प्रोसेस व्हिच इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. और थर्ड क्या हो सकता है? सीपीयू scheduler selects another process. क्यों सिलेक्ट करेगा? फॉर बोथ ऑफ दीज रीजंस. सो इफ द scheduler इज स्टॉपिंग दिस प्रोसेस एंड सिलेक्टिंग अनदर प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, तभी भी क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जब सीपीयू स्विच करता है उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. अब जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है दैट मींस व्हाट? कि प्रोसेस ए रन हो रहा था, रन होते होते वो स्टॉप हो गया फॉर एनी रीजन, या तो टर्मिनेट हो गया या तो इन तीनों में से कोई भी एक रीजन की वजह से स्टॉप हो गया. अब जब वो स्टॉप होगा तो ऐसे ही सीपीयू कोई दूसरा प्रोसेस नहीं ले लेगा. ये कहाँ स्टॉप हुआ है, किस मतलब कौन सा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, विच इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, मतलब उसका प्रोग्राम काउंटर, उसकी सीपीयू रजिस्टर्स, उसकी मेमोरी, जो भी इंफॉर्मेशन हमें पीसीबी में स्टोर करनी होती थी, वो पूरी इंफॉर्मेशन, उसका स्टेट, ये सब कुछ क्या होगा? इस सब चीजों को सीपीयू को स्टोर करना पड़ेगा इन द मेमोरी. ओके, मेमोरी में ये जो प्रोसेस था इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना पड़ेगा. ऑलराइट, तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन स्टोरेज वाला जो टाइम है दैट इज नोन एज ओवरहेड. ओके, जो भी एक्स्ट्रा टाइम जो भी सीपीयू को लग रहा है फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस दैट इज नोन एज ओवरहेड. ओके, और फिर सीपीयू क्या करेगा? इट विल लोड द स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस, लेट्स से द प्रोसेस बी. तो प्रोसेस बी का जो पूरा स्टेट था उसे लोड करेगा एंड इट विल स्टार्ट रनिंग द सेकेंड प्रोसेस इन लाइन. ऑलराइट, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम यूज होगा. नेक्स्ट प्रोसेस को लोड करना, उसके लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम काउंटर सबको चेक करना, उसके प्रोग्राम प्रोसेस आईडी को चेक करना, ऑल ऑफ दैट विल आल्सो रिक्वायर सम एक्स्ट्रा टाइम. राइट, दैट इज आल्सो ओवरहेड. दैट मींस जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो सीपीयू को एक्स्ट्रा टाइम लगता है टू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. और ये टाइम क्यों यूज होता है? टू सेव द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोसेसेस. तो जब काम हो रहा है दैट मींस सेविंग द डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोसेसेस, दैट इज एडिशनल जॉब. मतलब एग्जीक्यूशन के अलावा जो काम हो रहा है उसके लिए ये टाइम यूज हो रहा है. राइट, सो सीपीयू परफॉर्म्स नो यूजफुल वर्क ड्यूरिंग स्विचिंग. तो सीपीयू स्विचिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज आल्सो नोन एज ओवरहेड. Why is it known as overhead? Because इस वक्त में CPU एक्स्ट्रा टाइम यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज कर रहा है टू परफॉर्म अ टास्क अदर देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अलावा, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अलावा जो भी काम हो रहा है उसे कहा जाता है ओवरहेड. ऑलराइट, आई होप कि आपको ओवरहेड समझ गया होगा. ऑलराइट, दैट मींस जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होंगे उतना ज्यादा ओवरहेड रिक्वायर्ड होगा. मतलब सीपीयू फालतू, मतलब यहाँ वहां के काम करने में ज्यादा टाइम यूटिलाइज करेगा. दैट मींस सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी. ओके, सो जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होंगे उतनी कम एफिशिएंसी सीपीयू की होगी. दैट मींस उतने कम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे. दैट मींस उतना थ्रूपुट विल रिड्यूस. थ्रूपुट मींस व्हाट? थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम. तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा थ्रूपुट उतना कम होते जाएगा क्योंकि उतने कम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे. ऑलराइट,
आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ, ठीक है, बट मैं पार्टीज एंजॉय भी करती हूँ. ओके, तो अगर मेरे पास एक पार्टी है P1 मुझे ऑर्गेनाइज करनी है आज शाम को, तो उसके पार्टी आज शाम को है, P1 पार्टी आज शाम को 5 बजे है, पर उससे पहले मुझे उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. तो ऑर्गेनाइजिंग में जो टाइम, जो रिसोर्सेज, जो एनर्जी यूटिलाइज होगी दैट इज ओवरहेड. ठीक है, फिर लेट्स से 5 से 8 ये पार्टी चलेगी, फिर 9 बजे दूसरी पार्टी है P2, तो वो P2 शुरू होने से पहले मुझे P2 से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो ओवरहेड. तो दिस स्विचिंग फ्रॉम P1 टू P2, ये करने के लिए CPU को कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, विच इज स्टोरिंग द डेटा अबाउट दीज प्रोसेसेस. उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा मेमोरी, सब चीजों की जरूरत पड़ती है. तो ये जो एक्स्ट्रा है ना सब कुछ, दिस इज नथिंग बट ओवरहेड. ऑलराइट, नेक्स्ट. Now what are threads? Threads are the smallest unit of CPU execution. See, let's say कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, तो पैराग्राफ में क्या एक ही सेंटेंस होगा? नहीं, पैराग्राफ बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस से बनेगा, राइट, और हर सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होगा, राइट. तो ये जो थ्रेड्स है ना, ये भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ऑफ अ प्रोसेस. तो एक बड़ा सा प्रोसेस है विच इज अ पैराग्राफ, विच इज सिमिलर टू अ पैराग्राफ, और इन प्रोसेसेस में छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं which are nothing but the sentences. तो अगर ये मेरा entire process है, this is the process, तो इन process में छोटे छोटे threads है. These threads are nothing but single sequence of instructions that the CPU can run, that the CPU can execute. तो एक process में multiple threads रहेंगे, ठीक है, एक process में बहुत सारे छोटे छोटे threads मिलकर एक process बनेगा. अब ये जो process होता है इसे कुछ memory की जरूरत होती है, right? It requires resources, it requires memory, it requires files, it requires data, alright? तो एक प्रोसेस को अलग मेमोरी, रिसोर्सेज, फाइल सब की जरूरत पड़ेगी, पर इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो इन सभी को शेयर करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्रेड्स आर पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस. ऑलराइट, नाउ थ्रेड्स आर ऑल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेसेस. क्यों कहते हैं लाइट वेट प्रोसेसेस? अगेन सेम रीजन, बिकॉज दे शेयर द मेमोरी, रिसोर्सेज, फाइल्स, डेटा एटसेट्रा. ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज लाइट वेट processes. Now let's discuss the difference between the process and the threads. Process क्या है? Process एक entire code है in execution. But threads क्या है? Threads are the single sequence of lines or the codes that can be run separately by the CPU, that can be executed separately by the CPU. Processes को heavyweight कहा जाता है because see, अगर let's say 3 processes है P1, P2, P3, इन सभी को separate memory, separate resources, separate data, separate files की जरूरत पड़ेगी. But threads में क्या होता है? थ्रेड्स में एक प्रोसेस में जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं उन्हें सेम मेमोरी, सेम रिसोर्सेज को वो लोग शेयर कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज लाइटवेट. सो प्रोसेसेस रिक्वायर सेपरेट मेमोरी, थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी. दीज हैव हायर ओवरहेड. व्हाई हायर ओवरहेड? बिकॉज हर प्रोसेस के पीछे जो उसका डेटा है उसे स्टोर करने के लिए सीपीयू को ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर्ड टू द थ्रेड्स. थ्रेड्स में लोअर ओवरहेड रहेगा बिकॉज वहां पे अगेन सेम रीजन कि मेमोरी, रिसोर्सेज सब कुछ शेयर हो रहा है. तो एक थ्रेड से जब दूसरे थ्रेड पर हम स्विचिंग करेंगे या सीपीयू जब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर स्विचिंग करेगा तो ओवरहेड रिक्वायर्ड विल बी लेस कंपेयर टू जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करेगा तो ओवरहेड रिक्वायर्ड विल बी मोर. ठीक है, नाउ हर प्रोसेस को इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, पर एक प्रोसेस में जो अलग अलग थ्रेड्स होते हैं दे शेयर द सेम रिसोर्सेज. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स? दे आर फास्टर एग्जीक्यूशन, बेटर रिस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग एंड लोअर ओवरहेड. और सभी का एक ही रीजन है, दैट इज शेयर्ड मेमोरी, रिसोर्सेज, फाइल, डेटा एटसेट्रा. Now, there are two types of threads. First is user level thread and the second one is kernel level thread. User level thread कहाँ पर execute होंगे? In the user space library. ठीक है, user level thread user space library में execute होंगे, वहाँ manage होंगे. Okay? तो operating systems को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. Operating systems have nothing to do with these. So, they cannot run in parallel. They are fast, but they cannot execute in parallel on multiple CPUs. ऑलराइट, तो ये एक डिसएडवांटेज है यूजर लेवल थ्रेड्स का कि यूजर लेवल थ्रेड्स फास्ट एग्जीक्यूशन होता है उनका, बट दे कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल. हाउएवर कर्नल लेवल थ्रेड्स जो होते हैं ये कर्नल में रन होते हैं. ओके, दे आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ बिकॉज कर्नल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कर्नल उन्हें एग्जीक्यूट करता है, उन्हें शेड्यूल करता है एंड दे कैन रन इन पैरेलल. बट इनका डिसएडवांटेज क्या है? स्विचिंग बिटवीन वन थ्रेड टू अनदर इन द कर्नल लेवल थ्रेड रिक्वायर्स मोर ओवरहेड. तो ऐसा बोल सकते हैं कि यूजर लेवल थ्रेड्स आर फास्टर बट दे कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली, बट कर्नल लेवल थ्रेड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली बट दे रिक्वायर मोर ओवरहेड. ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड. जैसे ये एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस is made up of multiple different threads, thread 1, thread 2, thread 3, and all of these threads will share the same memory, files and resources with the parent process.
ठीक है, तो ये प्रोसेस को जो भी मेमोरी फाइल्स रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उन्हीं को ये थ्रेड्स भी यूटिलाइज करेंगे. Alright, so that was all for context switching and threads. Let's discuss their MCQs very quickly. A context switch occurs when a file is created, CPU switches from one process to another, process is compiled, memory is allocated. Easy, CPU switches from one process to another. Context switching involves saving process state only, loading process state only, saving one process state and loading another, allocating memory. Context switching is saving one process state and loading another. Which of the following can cause a context switch? Interrupt, IO request, scheduler decision, all of these. All of these. Context switching is considered useful computation, CPU overhead, memory management या process creation. Context switching useful तो नहीं हो सकता because ज़्यादा overhead उसमें required होता है, right? So it is known as CPU overhead. During context switching, CPU executes user instructions, performs useful work, saves and restores process information, creates new processes. User instructions तो execute नहीं हो रहे हैं, कोई भी useful task perform नहीं हो रहा है. It's just restoring and saving process information. The process information required for context switching is primarily stored in. अब कोई भी process information primarily कहाँ store होती है? In the PCB. A high rate of context switching generally leads to higher CPU efficiency, lower CPU efficiency, lower overhead या higher memory. तो जितना ज़्यादा context switching होगी उतनी कम CPU की efficiency रहेगी. Which of the following is not a reason for context switching? Timer interrupt, IO request, प्रोसेस टर्मिनेशन या प्रोग्राम कंपाइलेशन. अगर टाइमर इंटरप्ट हो रहा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, आईओ रिक्वेस्ट में भी होगा. अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो वो दूसरे प्रोसेस पर स्विच करेगा. सो दिस इज आल्सो अ रीजन फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. इट इज प्रोग्राम कंपाइलेशन. इट इज नॉट अ रीजन फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज प्रोडक्टिव सीपीयू टाइम, नो. ओवरहेड टाइम, यस. वेटिंग टाइम, नो. टर्न अराउंड टाइम, नो. टर्न अराउंड टाइम मीन्स क्या होता है कि जो टाइम पूरे एग्जीक्यूशन को लगता है एक प्रोसेस को फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन, दैट इज टर्न अराउंड टाइम. सो इट इज द ओवरहेड टाइम. What must be saved before a process is switched out? Program counters, CPU registers, process state. ये सभी क्या है? एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन है. So all of these. Frequent context switching में result in increased throughput. Throughput means what? Number of processes executed per unit time. तो जितनी ज्यादा processes execute होंगे, that means उतना ज्यादा throughput. पर जब context switching ज्यादा होगा तो कम processes execute होंगे. So this is not true. Reduced throughput, yes. Faster execution, no. Reduced memory usage, no. Answer is B. Context switching occurs between two programs, two processes or threads, two files, two compilers. Context switching occurs between two processes or threads. Which OS component initiates a context switch? Loader, linker, scheduler या compiler? देखो CPU scheduler क्या करता है? एक प्रोसेस को schedule करता है for execution और फिर उसे execute करता है और फिर वही scheduler दूसरे प्रोसेस को schedule कर रहा है. That means which component initiates context switch? The scheduler. Which statement is true? Context switching increases CPU efficiency. False. Context switching has no cost. No, it definitely has costs. Time, resources, सब कुछ utilize हो रहा है. Context switching is overhead. Yes. Context switching reduces memory usage. No. C is the answer. During context switching, the currently running process moves from CPU to. अब बहुत सारे reasons होते हैं ना CPU को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करने के लिए. या तो वो टर्मिनेट हो गया मतलब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, या तो वो वेट और ब्लॉक स्टेट में चला गया, या तो वो इंटरप्ट हो गया. अगर वो टर्मिनेट हो गया तो खत्म हो गया, बाहर चला गया. अगर वो आईओ के लिए गया तो इट विल गो इनटू द वेट स्टेट, और अगर उसका टाइमर खत्म हो गया है तो उसको आईओ की जरूरत तो है नहीं, तो इट विल गो इनटू द रेडी क्यू. मतलब वो फिर से लाइन में लग जाएगा फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग. सो द आंसर इज बी. A thread is a program in memory, smallest unit of CPU execution. Yes. Threads are also known as heavyweight processes. No. Lightweight processes. Yes. Child processes. No. Daemons. No. Compared to a process, a thread is heavier, more expensive, lighter या independent. तो process के comparison में thread क्या है? Lighter. Threads within the same process share memory, files, resources, all of these. Which of the following is not shared among threads? Code section, data section, program counter या files. अभी देखो threads में threads are a part of the same code, so they are sharing the code section. They share the data section also. Files भी they are sharing. Program counter क्या करता है? They are pointing to the address of the next instruction to be executed. So threads cannot share the address of the next instruction to be executed. So it is program counter. Processes generally have shared memory, separate memory spaces, shared registers या same PCB. देखो processes में same PCB तो हो ही नहीं सकता because हर PCB एक process का data store करता है. So this is wrong. Shared memory भी नहीं हो सकती, shared registers भी नहीं हो सकता. They require separate memory spaces. Which has lower creation overhead? Process, thread, both have same. It depends on CPU. Obviously, threads have lower creation overhead. Which of the following is an advantage of thread? Faster execution, yes. Better responsiveness, resource sharing. So all of these. User level threads are managed by. User level है तो user library. Kernel level threads are managed by. Kernel is a part of the operating system. So operating system. Switching between threads of the same process is usually slower than process switching. No. Faster than process switching. Yes. Impossible. No. Same speed. No. So the answer is faster. Which consumes fewer resources? Process, thread, scheduler या PCB? Thread. The primary reason threads are faster than processes is they have separate memory spaces. No. They have shared resources. Yes. More registers. No. More PCBs. No. The answer is shared resources.
Which statement is false? Threads share memory. This is true. Threads have lower overhead. True. Each thread has its own program counter. See, program counter are pointing to the address. They store the address of the next instruction to be executed. So each thread has its own program counter. That is true. Threads have completely separate address spaces. This is false. Multiple threads belonging to the same process share the address space. Yes. Share files. Yes. Share resources. Yes. So all of these. So that was all for this video. I have tried to explain every bit of it in detail. अगर फिर भी आपको कोई doubt है, तो you can write them in the comment section and I'll make sure to respond to your comment. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to the channel. And thank you so much for watching.